औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपका मामून मददगार मुशर्रफ महमूद और आपको इल्म अदब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। जो स्टूडेंट्स हम सालेवल उर्दू के लेक्चर्स का सिलसिला कर रहे हैं और इस सिलसिले में आज हम पढ़ रहे हैं सबक नंबर 11। अफसाना है नया कानून सादत हसन मंटो का। इस हवाले से पहला लेक्चर्स हम कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं सुना तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज इसका दूसरे लेक्चर का हम आगाज करते हैं पेज नंबर 84 से। जी, बात ये थी, एक मंगू कोचवान है, तांगा चलाने वाला। उसकी कहानी है, लाहौर का रहने वाला है और ये पाकिस्तान बनने से पहले की बात, 1938 में अंग्रेज़ों के दौर का अफसाना है। वो अंग्रेज़ से बहुत नफरत करता था क्योंकि अंग्रेज़ उसके साथ बहुत बुरा सलूक करते थे। लिखा हुआ है उसे कुत्तों की तरह से डील करते थे, सो बड़ी नफरत करता था। उसकी ख्वाहिश थी क्योंकि नया कानून बने तो इनसे जान छूटे, और अब उसे अपनी सवारियों से पता चला कि नया कानून बन रहा है तो वो बहुत ज़्यादा खुश था और वो चाहता था कि इस खुशी की इत्तला दूसरे कोचवानों को भी दें। कोचवान तांगा चलाने वाला, उसकी रेपुटेशन ये थी कि बाकी कोचवान समझते थे बड़ा इल्म है उसके पास। वो पढ़ा लिखा नहीं था, ज़ाहिर है मुख्तलिफ सवारियों की बातें सुनता था और फिर वो चीज़ें जाके दूसरे कोचवानों को बताता था और उससे एक अपना तासुर बनाया हुआ था बाइल्म होने का। ठीक है जी, तो वो बहुत खुश भी है नया कानून बनने का सुन के कि 1 अप्रैल से नया कानून बन रहा है। तो अब वो आया है अड्डे पर कोई है नहीं और वो इंतज़ार कर रहा है कि कोई आए तो उसको खुशखबरी सुनाए। ठीक है जी, तो यहाँ से शुरू करते हैं पेज 84 से। आधा घंटे तक वो चाबुक बगल में दबाए। चाबुक वो स्टिक जिससे घोड़े को मारते हैं, तो वो होता है ना, ये बगल में लेके बैठे होते हैं। बगल में दबाए स्टेशन के अड्डे की आनी छत के नीचे बेकरारी की हालत में टहलता रहा। आनी लोहे की छत, वो क्योंकि अड्डे पे मुस्तकिल छतें नहीं होती, वो लोहे के टीन डाले होते हैं। अब वो चाह रहे कोई आए तो मैं उसको खबर सुनाऊं, कोई है नहीं, तो जिसे कहते हैं टाइम पास करना। वो ऊपर ऐसे वो छत देख रहा है, इधर उधर देख रहा है, बेकरारी के हालत में ठहर रहा था। उसके दिमाग में बड़े अच्छे अच्छे ख्याल आ रहे थे। किस हवाले से? नए कानून के हवाले से, कि जब नया कानून बनेगा अंग्रेज़ों से जान छूटेगी। बड़ी नफरत करता था अंग्रेज़ों से, उन्हें बंदर के बच्चे कहता था, उनको मुर्दार कहता था। नए कानून के निफाज की खबर है। निफाज होता है नाफिज होना, अमल होना, यानी जब नया, जिसको इंग्लिश में आप कहते हैं इम्प्लीमेंट होना, कि जब नए कानून पे अमल शुरू होगा तो उसको निफाज कहेंगे। तो नए कानून के निफाज की खबर ने उसको एक नई दुनिया में ला खड़ा किया था। वो इस नए कानून के मुतालिक जो 1 अप्रैल को हिंदुस्तान में नाफिज होने वाला था, दिमाग की तमाम बत्तियां रोशन करके गौर व फिक्र कर रहा था। यानी कुछ ही दिन रह गए थे नया कानून नाफिज होने में, तो अब वो दिमाग की बत्तियां रोशन, अच्छी तरह गौर व फिक्र करना, नया कानून बनेगा तो क्या क्या तब्दीली आएगी, किस किस तरह से तब्दीली आएगी, तो वो गौर व फिक्र कर रहा है। ये आप यूँ समझ लें कि ज़हनी तौर पर लुत्फ़अंदोज़ हो रहा है। असल में इंतज़ार कर रहा है कि कोई आए तो उसे नए कानून के बारे में बताए, और उस वक्त तक वो ज़हनी तौर पर तसव्वुर कर रहा है कि नए कानून से बड़ी अच्छी अच्छी तब्दीलियाँ आएंगी। उसके कानों में मारवाड़ी का ये अंदेशा, क्या ब्याज के मुतालिक भी कोई नया कानून पास होगा, बार बार गूंज रहा था। ब्याज सूद को कहते हैं, यानी उसने अपने तांगे में 2 सवारियों से ही गुफ्तगू सुनी थी, नया कानून बन रहा है, और फिर एक ने दूसरे से पूछा था कि सूद के बारे में ही कोई नया कानून बनेगा, तो दूसरे ने कहा था इसको पता करना पड़ेगा। उसके तमाम जिस्म में मुसर्रत की एक लहर दौड़ा रहा था, मुसर्रत खुशी की। वो बेहद मसरूर था, बहुत खुश था, हद से भी ज्यादा। खास तौर पर उस वक्त उसके दिल को बहुत ठंडक पहुंचती जब वो ख्याल करता कि गोरों सफेद चूहों की थूथनियां नए कानून के आते ही हमेशा के लिए गायब हो जाएंगी। वो अंग्रेजों को सफेद चूहे कहा करता था। थूथनी कहते हैं किसी जानवर के मुंह को, यानी उनको जानवर के, ये जानवर नजर आते हैं मुझे, कि अल्लाह करे नया कानून बने तो ये जो जानवरों की शक्ल वाले हैं ये यहाँ से दफा हो जाएं, गायब हो जाएं, हमारी इन मुसीबतों से जान छूट जाए। तो वो कुछ इस तरह की तवक्कुआत वाबस्ता करके बैठा है कि जब नया कानून बनेगा उससे।
ठीक है जी, तो ये अफसाने का नाम भी नया कानून है। उसको वो कहते हैं ना कि बजा जंजीर थी पाँव में अपने, मगर ख्वाबों पे तो पहरा नहीं था। तो वो ख्वाब देख रहा है, वो एहसास महरूमी का शिकार है, तो ख्वाब देख रहा है कि नया कानून बनेगा तो उससे बहुत कुछ बदल जाएगा। वो इंतजार कर रहा है कि कोई आए अड्डे पर, तो नए कानून के बारे में आए। तो इतनी देर में नथु गंजा, वो आपको पता है ये इस तरह के ही नाम एक दूसरे को क्या के बुलाते होते हैं, नथु गंजा पगड़ी बगल में दबाए दाखिल हुआ। तो उस्ताद मंगू ने बढ़कर उससे हाथ मिलाया और अपना हाथ में लेकर बुलंद आवाज से कहने लगा, तो उस्ताद मंगू यहां नहीं होना चाहिए था। ने बढ़कर हाथ मिलाया क्योंकि वो बेचैन है कि कोई आए तो उसको नए कानून के बारे में बताए। बुलंद आवाज से कहा, ला इधर हाथ, ऐसी खबर सुनाऊं कि जी खुश हो जाए। वो खुद बहुत ज्यादा खुश है ना, एक्साइटेड है, और उसको भी कह रहा है वो, क्योंकि गंजा है उसके सर पे बाल नहीं, तेरी गंजी खोपड़ी पर बाल उगाए। इतनी बड़ी खबर है। और ये कि मंगू ने बड़े मजे ले लेकर नए कानून के मुतालिक अपने दोस्त से बातें शुरू कर दी। दौरान गुफ्तगू में उसने अच्छा, यह मैंने नहीं होना चाहिए था जी। दौरान गुफ्तगू में उसने कई मरतबा नथु गंजे के हाथ पर जोर से अपना हाथ मार कर कहा। अच्छा, यह मेरे ख्याल में ग्रामेटिकली गलती है। दौरान गुफ्तगू का मतलब होता है गुफ्तगू के दौरान, जिसमें में नहीं आना चाहिए था, लेकिन मैंने चेक किया आपकी किताब में ऐसे लिखा हुआ है दौरान गुफ्तगू में, हालांकि ग्रामेटिकली गलत है। बहरहाल उसने कई मरतबा नथु गंजे के हाथ पर जोर से, उन्हें हाथ पे हाथ मारना, खुशी का इजहार, तू देखता रह क्या बनता है, ये रूस वाला बादशाह कुछ ना कुछ जरूर करके रहेगा। यानी वो नए कानून को वाबस्ता कर रहा है रूस के बादशाह से। तो रूस दुनिया का सबसे बड़ा इश्तराकी मुल्क है, आपको पता होना चाहिए रूस इतना बड़ा मुल्क था। अच्छा, जब ये बात हो रही है आपको ये भी पता हो, ये एक और इसमें गलती की हुई है, उस वक्त इसका नाम रूस नहीं था, सोवियत यूनियन था। ये रूस तो बाद में बना, जब ये अफसाना लिखा गया तो इसका नाम सोवियत यूनियन था। और ये इतना बड़ा मुल्क था कि पूरी दुनिया का 1/3, आप ये समझ लें पूरी दुनिया के 3 हिस्से किए जाए तो 1/3 से ज्यादा सिर्फ एक मुल्क सोवियत यूनियन था, जिसको आमतौर पर रूस कहा जाता था, उसका नाम वैसे सोवियत यूनियन था। ये इश्तराकी मुल्क था। आप यूं समझें कि अमेरिका में सरमायादाराना निज़ाम है, एक सिस्टम है, तो रूस में उसके उलट सिस्टम आया, इश्तराकी निज़ाम। और आप यूं समझ लें कि ये आपस में दुश्मन मुल्क थे। यानी आप यूं समझ लें कि एक इनकलाब आया रूस में, अमरीकी सरमायादारी निज़ाम के खिलाफ रूस में एक नया निज़ाम आया जिसको इश्तराकी निज़ाम कहते हैं। तो यूं समझ लें कि अमेरिका बरतानिया एक तरफ था, रूस उनका दुश्मन था, बड़ा मुल्क था और बहुत बड़ा मुल्क था, दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क था। तो अब मंगो कोचवान ये समझ रहा है, क्योंकि रूस बहुत बड़ा मुल्क है, अमेरिका और बरतानिया के खिलाफ है, तो ये रूस के बादशाह की वजह से नया कानून आया। हालांकि इस नए कानून का रूस से कोई भी ताल्लुक नहीं था। मैंने आपको शुरू बताया ना, मंगो कोचवान पढ़ा लिखा नहीं है, उसके पास कोई किताबी इल्म नहीं है। होता ही है जो मुख्तलिफ सवारियां आती हैं और सवारियों से गुफ्तगू सुनता है और फिर उसको दूसरे कोचवानों को बताता है। बाकी कोचवानों पे रोप क्या डाला है, मैं बड़ा समझदार पढ़ा लिखा आदमी हूं, हालांकि उसकी मालूमात सुनी सुनाई है। तो नए कानून का रूस से कोई ताल्लुक नहीं बन रहा, मगर वो ये समझ रहा है कि रूस एक बड़ा मुल्क है, रूस के बादशाह ने कोई प्रेशर डाला है तो नया कानून बन रहा है। उस्ताद मंगो मौजूदा सोवियत यूनियन, यानी जो सोवियत यूनियन था, की इश्तराकी सरगर्मियों के बारे में बहुत कुछ सुन सका था। अब यह जरूरत नहीं बताने की, मुख्तसर आपको बता दिया है कि रूस में जो इश्तराकी निज़ाम आया, जिसको सोशलिस्ट सिस्टम कहते हैं, ये दरअसल अमेरिका और बरतानिया के सरमायादारी निज़ाम के खिलाफ एक तहरीक थी। तो क्योंकि रूस खिलाफ था बरतानिया के, तो मंगो ये समझा कि रूस की वजह से ये कानून बना। तो उस्ताद मंगू मौजूदा सोवियत यूनियन की इश्तराकी सरगर्मियों के बारे में बहुत कुछ जान चुका था। उसे वहाँ के नए कानून और दूसरी चीज़ें बहुत पसंद थी। नए कानून क्या, इश्तराकी सिस्टम को कहा जा रहा है। इसलिए उसने रूस वाले बादशाह को
इंडिया एक्ट यानी जदीद आइन के साथ मिला दिया। वो समझा कि उसी के असर से बन रहा है और पहली तारीख को पुराने निज़ाम में तब्दीलियां पैदा होने वाली हैं, वो उन्हें रूस वाले बादशाह का असर समझता था। ठीक है, वजाहत मैं आपको पहले कर चुका हूँ। सोवियत इश्तराकी निज़ाम जो भी अभी आपको बताया, ये जो रूस में राइज सोशलिस्ट निज़ाम है और दरअसल ये मगरब के सरमायादारी निज़ाम के ख़िलाफ़ एक तहरीक थी और उस्ताद मंगू समझ रहा है कि उसी रूस के बादशाह के ज़ेर असर नया कानून बन रहा है। कुछ असर से पेशावर और दीगर शहरों में सुर्ख पोशों की तहरीक भी जारी थी। ये सुबह सरहद लिखा गया, तो मौजूदा जो खैबर पख्तूनख्वा है, पहले इसका नाम सुबह सरहद था, तो ये एक बड़ी जमाती अवामी नेशनल पार्टी खान अब्दुल गफ्फार खान की, खान अब्दुल गफ्फार पुराने सियासतदान थे कायद आज़म के ज़माने के, तो उनकी तहरीक को कहा जाता था सुर्ख पोशों की तहरीक। तो उस्ताद मंगू ने इस तहरीक को अपने दिमाग में रूस वाले बादशाह और फिर नए कानून के साथ गलत मलत कर दिया। गलत मलत करना, मिक्स करना, यानी वो ये समझ रहा था मंगू कि एक तो रूस के बादशाह की असर की वजह से नया कानून आ रहा है और दूसरा जो तहरीक चल रही है ना, सुर्ख पोशों की तहरीक चल रही है, ये उसका असर है। हालांकि नए कानून का इन दोनों बातों से कोई ताल्लुक नहीं था, मगर उस्ताद मंगू ने इन सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया था कि शायद रूस के प्रेशर में और सुर्ख पोशों की तहरीक की वजह से नया कानून बन रहा है। तो सुबह सरहद में पाजा, जो खान अब्दुल गफ्फार खान थे उनको वो बाचा खान कहते थे, तो ये सुबह सरहद में बाचा खान की तहरीक चल रही थी, गलतमंद करना, गड़बड़ कर देना। इसके अलावा वो जब कभी किसी से सुनता कि फलां शहर में इतने बम साज पकड़े गए, बम बनाने वाले, या फलां जगह पर इतने आदमियों पर बगावत के इल्ज़ाम में मुकदमा चलाया गया है, तो वो इन तमाम वाक़यात को नए कानून का पेश खेमा समझता था और दिल ही दिल में बहुत खुश होता था। पेश खेमा इब्तदाई निशानियाँ, वो समझता था कि ये नए कानून की वजह से सब कुछ हो रहा है। यानी उसने जो मुख्तलिफ चीज़ें सुनी रूस के बारे में, रूस में इश्तराकी निज़ाम के बारे में और खैबर पख्तूनख्वा में बादशाह खान की सुर्ख तहरीक के बारे में और फिर जो बम साज बम बना रहे हैं उनके बारे में, उन सारी चीज़ों को उसने इंटरमिक्स कर दिया, गलत मलत कर दिया और समझा कि ये सारी चीज़ें नए कानून की वजह से ही हो रही हैं। एक रोज़ उसके तांगे में दो बैरिस्टर बैठे नए कानून पर, नए आइन पर बड़े ज़ोरों शोर से तबादला ख्यालात कर रहे थे। तबादला ख्याल करना नहीं, डिस्कस करना। वो खामोशी से उनकी बातें सुन रहा था, जो दो वकला बैठे थे। बैरिस्टर आप समझ लें कि यानी जो पाकिस्तान में LLB पास करता है वो वकील होता है, लेकिन जो इंग्लैंड से इम्तहान पास करके आता है, यानी इंग्लैंड का बना हुआ वकील, उसको बैरिस्टर कहते हैं। ठीक है, बार एट लॉ। पाकिस्तान में जो LLB करता है वो वकील होता है और इंग्लैंड में इम्तहान होता है बार एट लॉ का, तो जो बार एट लॉ करके वकील बनता है उसको बैरिस्टर कहते हैं। ठीक है, यानी इंग्लिश तान से इम्तहान पास करने। ठीक है जी। तो दो बैरिस्टर नए आइन पर तबादला ख्याल कर रहे थे, वो खामोशी से उनकी बातें सुन रहा था। इनमें से एक ने दूसरे से कहा, जदीद आइन का दूसरा हिस्सा फेडरेशन है जो मेरी समझ में आज तक नहीं आ सका। अब डियर स्टूडेंट्स, आपको बताओ फेडरेशन किसको कहते हैं। आपका वैसे भी पाक स्टडी का अहम सवाल है, जिसको उर्दू में वफाकी निज़ाम कहते हैं। उर्दू में वफाकी निज़ाम कहते हैं, इंग्लिश में फेडरेशन कहते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम होता है कि मुल्क में एक से ज़्यादा हुकूमतें, यानी एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, मरकजी हुकूमत, लेकिन हर सूबे की अपनी अपनी गवर्नमेंट भी होती है। इस तरह पाकिस्तान देख लें, पाकिस्तान भी एक फेडरेशन कंट्री है। सबसे ऊपर क्या है, हुकूमत पाकिस्तान, सेंट्रल गवर्नमेंट है, लेकिन हर सूबे की अपनी अपनी हुकूमत भी है। हुकूमत पंजाब, हुकूमत सिंध, हुकूमत बलूचिस्तान, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा। तो ऐसा मुल्क जहाँ एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो और हर सूबे यूनिट की अपनी अपनी हुकूमत भी हो, तो ऐसे मुल्क को वफाकी मुल्क कहा जाता है, इंग्लिश में फेडरेशन कहते हैं। तो अंग्रेज़ों ने भी नए कानून के तहत एक फेडरेशन बनाने का फैसला किया कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, ज़ाहिर है उसमें तो अंग्रेज़ों की हुकूमत होगी, लेकिन सूबों में इलेक्शन करवाए जाएंगे। जो भी पार्टी जीतेगी, मुस्लिम लीग जीते, कांग्रेस जीते या कोई और पार्टी जीते, तो सूबों में उनकी हुकूमतें होंगी। यानी एक तरह का
अंग्रेज हुकूमत में शामिल करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट में अंग्रेज ही रहेंगे, लेकिन सूबाई हुकूमतें में कौन लोग आएंगे? जो मकामी लोग होंगे, वो बेशक मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, कांग्रेस हो, ठीक है जी। तो इसको कहते हैं फेडरेशन। तो आपको समझ आ गई होगी। अब फेडरेशन क्लियर है, लेकिन उस वक्त लोगों को फेडरेशन का पता नहीं था। तो वो इसी में बहस कर रहे हैं कि जदीद आइन का दूसरा ऐसा फेडरेशन है जो मेरी समझ में नहीं आ सका। ऐसी फेडरेशन दुनिया में आज तक ना सुनी ना देखी। यानी पहले लोगों को फेडरेशन का पता नहीं था, इवन के जो बैरिस्टर है उनको भी नहीं पता, हालांकि इंग्लैंड से पढ़ता है। सियासी एतबार से ये फेडरेशन बिल्कुल गलत है, बल्कि यूं कहना चाहिए कि ये कोई फेडरेशन है ही नहीं। मतलब बैरिस्टर जो है वो नुक्ताचीनी कर रहे हैं। इन बैरिस्टरों के दरमियान जो गुफ्तगू हुई, चूंकि उसमें बेशतर अल्फाज अंग्रेजी के थे, बेशतर ज़्यादातर, इसलिए उस्ताद मंगू सिर्फ ऊपर के जुमले को ही किसी कदर समझ सका। यानी उस्ताद मंगू पूरी गुफ्तगू नहीं समझ सका, क्योंकि उसमें अंग्रेजी लफ्ज़, बोल तो उर्दू में ही रहे थे, लेकिन वो ज़्यादा टर्मिनोलॉजी इंग्लिश की यूज़ कर रहे थे। तो उसको पूरी बात समझ नहीं आई। जो थोड़ी थोड़ी बात समझ आई वो क्या था, और उसने ख्याल किया कि लोग हिंदुस्तान में नए कानून की आमद को बुरा समझते हैं। यानी समझ गया कि ये तनकीद कर रहे हैं, इनको नया कानून पसंद नहीं लगा और वो नहीं चाहते कि उनका वतन आज़ाद हो। यानी उस्ताद मंगू ने ये तासुर कायम किया कि ये नए कानून के खिलाफ है, जबकि मंगू तो नए कानून से बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे। चनाचे इस ख्याल के ज़रिए से उसने कई मरतबा उन दो बैरिस्टरों को हकारत की निगाहों से दिल ही दिल में देखा। टूडी बच्चे, यानी दिल ही दिल में कहा। टूडी बच्चे यानी उसने एक टर्म बनाई हुई थी, यानी वो जो अंग्रेज का पिट्ठू, अंग्रेज का चापलूस, खुशामदी, यानी वो लोग जो अंग्रेज की चापलूसी करते थे, अंग्रेज की खुशामद करते थे। देखिए मंगू को तो अंग्रेज से बड़ी नफरत थी, लेकिन जो अंग्रेजों की खुशामद करते थे, अंग्रेजों को पिटूते, तो उनको वो नाम देता था टूडी बच्चा। जब वो किसी को दबी जबान में टूडी बच्चा कहता तो दिल में महसूस करके बड़ा खुश होता था कि उसने इस नाम को सही जगह इस्तेमाल किया है, और ये कि वो शरीफ आदमी और टूडी बच्चे में तमीज़ करने की अहलियत रखता है। यानी उसके नज़दीक जो टूडी बच्चा है वो शरीफ आदमी नहीं हो सकता, और जो शरीफ आदमी है वो टूडी बच्चा नहीं हो सकता। यानी शरीफ आदमी अंग्रेज़ों को पसंद कर ही नहीं सकता। ये ख्याल था मंगू कोचवान का, क्योंकि वो खुद अंग्रेज़ों से नफरत करता था। इस वाक़ये के तीसरे रोज़ गवर्नमेंट कॉलेज के 3 तलबा को अपने तांगे में बिठाकर मजंग जा रहा था कि उसने 3 लड़कों को आपस में ये बातें करते सुना। नए आइन ने मेरी उम्मीदें और बढ़ा दी हैं। अगर साहिब असम्बली के मेंबर हो गए तो किसी सरकारी दफ्तर में मुलाजमत ज़रूर मिल जाएगी। यानी आप इससे देखें, बेरोजगारी उस वक्त भी थी, आज नहीं है। तो स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं कि अगर इलेक्शन हो गया, अगर इलेक्शन तो यहाँ के लोग हिस्सा लेंगे ना, तो उनके इलाके का कोई बंदा है जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहा है, उसको उम्मीद है अगर वो जीत गए, असम्बली के मेंबर बन गए, तो उनकी वजह से उसको जॉब ज़रूर मिल जाएगी। ठीक है जी। दबी जबान में यानी आहिस्ता से दिल में, यानी इस तरह बात करना कि दूसरा ना सुन सके, यानी खुद कलामी के मायने में आएगा। अब वो लड़के आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, वैसे भी बहुत सी जगह निकलेंगी, यानी नई नई जॉब्स क्रिएट होंगी, शायद इसी गड़बड़ में हमारे हाथ भी कुछ आ जाए। यानी वो तुलबा को भी अच्छी उम्मीद है नए कानून से। हाँ हाँ, क्यों नहीं, वो बेकार ग्रेजुएट जो मारे मारे फिर रहे हैं, इनमें कुछ तो कमी होगी। ज़ाहिर है सबको तो रोज़गार नहीं मिलेगा, लेकिन चलो कुछ ना कुछ को तो मिलेगा ना। इस गुफ्तगू ने उस्ताद मंगू के दिल में जदीद आइन की अहमियत और बढ़ा दी, और वो इसे ऐसी चीज़ समझने लगा जो बहुत चमकती हो। ग्रेजुएट जिसने 14 जमातें पास की हो, BA हो सकता है, BSc हो सकता है, BCom हो सकता है, यानी 14 जमातें पास की उसको ग्रेजुएट कहते हैं, आप सब जानते हैं कि जी। तो नौजवानों को भी उम्मीद है कि नया कानून बनने से उनको भी रोजगार मिलेगा, उनको भी फायदा होगा, नया कानून। और वो दिन में कई बार सोचता, यानी कोई नई चीज, और हर बार उसकी नजरों के सामने घोड़े का वो सास आ जाता जो 2 वर्ष हुए
चौधरी खुदा बख्श से बड़ी अच्छी तरह ठोंक बजाकर खरीदा था। साज क्या होता है जी? जो घोड़े की आंखों पे पर्दा डाला जाता है, आपने देखा होगा, उसको साज कहते हैं। मैं आपको उसकी तस्वीर दिखाता हूँ जी। ये देखिए, ये है साज। अब देखिए, घोड़े की ना आंखों पे यूं साइड पे ऊपर यहाँ कपड़ा डाल दिया जाता है एक चीज, ताकि घोड़ा इधर उधर ना देख सके, क्योंकि पीछे से भी ट्रैफिक आ रही है, दाएं बाएं आ रही है, तो बाजों का घोड़ा बिदक जाता है, डर जाता है। तो ये साज इस तरह से डाला जाता है कि घोड़ा सिर्फ सामने देख सके, वो अपने दाएं बाएं ना देख सके। तो आप देख रहे होंगे जो कवर सा घोड़े की आंखों पे डाला गया है, इसी को साज कहते हैं जी। तो मेरा ख्याल आपको समझ आ गई होगी साज क्या था जी। तो दोबारा देखें, ये उसको वो साज याद आ जाता जो उसने ठोंक बजाकर कहते हैं पूरी तसल्ली के बाद। घोड़े का साज, घोड़े की आंखों का पर्दा। इस साज पर जब वो नया था, जगह जगह लोहे की निकल चढ़ी हुई कीलें चमकती थी। अब आपको पता है, जब ज़ाहिर है वो दिन को ही तांगा चलाता था, जब रोशनी पड़ती थी तो उस पर चमक भी आती थी, और जहां जहां पीतल का काम था तो वो सोने की तरह दमकता था, एक रिफ्लेक्शन आती है। इस लिहाज से नए कानून का दरख्शां ताबा होना भी ज़रूरी था। दरख्शां ताबा, चमकदार, यानी वो समझ रहा था कि जिस तरह, देखिए, इंसान जो तशबीहात तराशता है, जो निस्बत बनाता है, उन्हीं से बनाता है जिससे उसका ताल्लुक हो। वो खुद घोड़ा चलाता है ना, तो जब वो घोड़ा चलाता था तो उसकी नज़र घोड़े पे होती थी, और जब वो घोड़े पे नज़र होती थी तो घोड़े का उसको साज चमकता हुआ नज़र आता था। तो क्योंकि वो साज को चमकता हुआ देखता था, तो उसके जहन में जो नया कानून था उसको भी कुछ इसी तरह ही चमकदार होना चाहिए था। आगे चलें जी। 1 अप्रैल तक उस्ताद मंगू ने जदीद आइन के खिलाफ और उसके हक में बहुत कुछ सुना। ज़रा सवारियाँ बैठती थी और नया आइन बनना था, हर बंदा डिस्कस करता था, कोई उसके हक में बात करता था, कोई उसके खिलाफ बात करता था, कोई अच्छाई कोई खामी, तो बहुत कुछ सुना। मगर उसके मुतालिक जो तस्वुर वो अपने जहन में कायम कर चुका था वो बदल ना सका। और उसने क्या तस्वर कायम किया हुआ था कि ये बड़ी चमकती हुई चीज़ है और बहुत बड़ा इनकलाब आ जाएगा इसके बाद। वो समझता था कि 1 अप्रैल को नए कानून के आते ही सब मामला साफ हो जाएगा, और उसको यकीन था कि इस क़यामत पर जो चीज़ें नज़र आएंगी उससे इसकी आंखों को ठंडक पहुंचेगी। यानी वो कहते हैं ना, अच्छा ही होगा, जो होगा अच्छा ही होगा। तो नए आइन से उसे बहुत सी अच्छी मस्बत तवक्कुआत थी। आखिर इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। आखिरकार मार्च के 31 दिन खत्म हुए और अप्रैल के शुरू होने में रात की चंद खामोश घंटे बाकी रह गए। यानी आप समझें कि 31 मार्च की रात है और सुबह 1 अप्रैल है, यानी नया कानून नाफिज होना है। खिलाफे मामूल मौसम खिलाफे मामूल सर्द था, यानी सुबह हो चुकी और हवा में ताजगी थी। 1 अप्रैल को सुबह सवेरे उस्ताद मंगू उठा, यानी आम तौर पे जिस टाइम उठता है उससे भी ज़रा पहले उठा। एक्साइटमेंट थी ना नए कानून की। और अस्तबल में जाकर घोड़े को जोता। अस्तबल वो घोड़ों का थान जहाँ घोड़ों को बांधा जाता है, रखा जाता है। जोतना यानी घोड़े को तांगे में लगाना। तांगा अलग होता है, घोड़ा ज़रा है, जब तांगा शाम को तांगा अलग खड़ा कर दिया था, घोड़ा अलग, और सुबह फिर घोड़े को तांगे में लगाया जाता है, उसको जोतना कहेंगे। उसकी तबीयत आज गैर मामूली तौर पर मसरूर थी। मसरूर, खुश होना, शादमा होना, बहुत खुश होना। वो नए कानून को देखने वाला था। 1 अप्रैल आ चुकी, वो दिन आ चुका जिसका उसको इंतजार था। उसने सुबह के सर्द धुंधलके में कई तंग और खुले बाजारों का चक्कर लगाया, मगर उसे हर चीज पुरानी ही नजर आई। देखिए, नए कानून में क्या उसके ज़हन में था, नया कानून आएगा तो पता नहीं क्या क्या तब्दीली आ रही, वो हर चीज वैसे ही थी, आसमान की तरह पुरानी। उसकी निगाहें आज खास तौर पे नया रंग देखना चाहती थीं, मगर सवाए उस कलगी के जो रंग बरंग के परों से बनी थी और उसके घोड़े के सर पर सजी थी, सब चीजें पुरानी नजर आती थी। ना घोड़े के सर पे
वो यूं कलगी लगा दी जाती है, वो चमकती है। जिस तरह आपने देखा होगा ट्रक वाले बड़े सजा देते हैं अपने ट्रक को, तो बाज तांगे वालों ने अपने घोड़े को भी सजाया होता है। घोड़े के सर पे कलगी, जिस तरह ना मुर्गे के सर पे कलगी होती है, तो घोड़े के सर पे पर से लगाए जाते हैं चमकने वाले। तो वो सिर्फ कलगी नहीं थी, बाकी हर चीज पुरानी थी। ये कलगी उसने नए कानून की खुशी में 31 मार्च को चौधरी खुदा बख्श से 14.5 आने में खरीदी थी, नए कानून की खुशी में। तो बस सिर्फ वो कलगी ही नहीं थी घोड़े की, बाकी तो हर चीज नजर आती। तो कलगी क्या कहेंगे? घोड़े के चेहरे का जेवर जो उसको पहनाया जाता है उसको कहेंगे। तो बहरहाल वो नए कानून की खुशी तलाश करता फिर है, लेकिन उसे कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही नए कानून के वाले से। घोड़े के टापों की आवाज, टाप घोड़े के कदमों की आवाज। जब घोड़ा चलता है तो घोड़ा जमीन पे पाँव मारता है, कदमों की आवाज आती है। ये वो है जिसकी कुरान पाक में अल्लाह ने कसम खाई है कि जब घोड़ा जमीन पे पाँव मारता है उसकी आवाज, तो उस आवाज की बात हो रही है। घोड़े के टापों की आवाज, काली सड़क और उसके पास पास थोड़ा फासला छोड़कर लगाए हुए बिजली के खंभे, दुकानों के बोर्ड, उसके घोड़े के गले में पड़े हुए घुंघरों की झंझनाहट, बाजार में चलते फिरते आदमी। इनमें से कोई चीज, कौन सी चीज, इनमें से कौन सी चीज नई थी? जाहिर है कोई भी नहीं। मगर उस्ताद मंगू मायूस नहीं था। यानी वो अब भी उसको उम्मीद है कि उसको जरूर नए कानून के हवाले से कुछ नया देखने को मिलेगा। अब वो खुद ही सोच रहा है अभी बहुत सवेरा है, दुकानें भी तो सब बंद है। इस ख्याल से उसे तस्कीन हुई। इसके अलावा ये भी सोचता था कि हाई कोर्ट में 9 बजे के बाद ही काम शुरू होता है, इससे पहले नए कानून का क्या नजर आएगा। यानी वो जो देखना चाह रहा है नए कानून के वाले से तब्दीली नजर कहीं नहीं आ रही। हाई कोर्ट किसी भी सूबे की जो सबसे बड़ी अदालत होती है उसे हाई कोर्ट कहते हैं। अब उसका भोलपन देखें कि जब हाई कोर्ट खुलेगी, हाई कोर्ट खुलने से क्या हो जाएगा। यानी वो जो नए कानून के असरात देखना चाह रहा है बाजारों में, सड़कों में, लोगों में, आवाम में, दुकानों में, तो वो जाहिर है उसका असर क्या पड़ना है। लेकिन बहरहाल वो कोई नए कानून से बहुत ज्यादा तवक्कुआत वाबस्ता किए बैठा है। जब उसका तांगा गवर्नमेंट कॉलेज के दरवाजे के करीब पहुंचा तो कॉलेज के घड़ियाल ने बड़ी रौनक से 9 बजाए। घड़ियाल रौनक से, गरूर से, तकब्बुर से, घड़ियाल वो एक बड़ी घड़ी होती है, उसके नीचे एक पेंडुलम यूं लटका होता है इस तरह से जो हिल रहा होता है, और वो हर घंटे बाद आवाज है टन। कभी आपने सुना टन टन, यानी अगर 1 बजे है तो 1 दफा टन, 2 है तो 2 दफा टन टन की आवाज आएगी, 3 है तो 3 दफा आवाज आएगी। यानी पुराने जमाने में हर एक के पास घड़ी नहीं थी, तो घड़ियाल हर घंटे बाद बजा करते थे जी। तो कॉलेज के घड़ियाल ने बड़ी रौनक से 9 बजाए। जो तलबा कॉलेज के बड़े दरवाजे से बाहर निकल रहे थे खुशपोश थे, मगर मंगू को ना जाने उनके कपड़े मैले मैले से क्यों नजर आए। खुशपोश थे, उनके लिबास साफ थे, पर मंगू को लगा इनके कपड़े मैले हैं। शायद इसकी वजह यह थी कि उसकी निगाहें आज किसी हीरा कुंज जलवे का नजारा करने वाली थी। मतलब वो समझ रहा था कि हीरा कुंज जो कोई कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेक्ट कर रहा था आज के दिन, क्योंकि नया कानून आ चुका है, लेकिन उसे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नजर नहीं आया। सब कुछ ऑर्डिनरी रूटीन की चीज नजर आई। हीरा कुंज यानी आंखों को चुधियाने वाली, हैरत अंगेज। तो उसको तो कपड़े भी उनके मैले नजर आए। यानी वो जो उम्मीद लगाए बैठा था नए कानून से, वैसी कोई बात नजर आ नहीं रही। टांगे को दाएं तरफ मोड़कर वो थोड़ी देर बाद फिर अनारकली में था। माल रोड से आपको पता है अनारकली बाजार निकलता है। बाजार की आधी दुकानें खुल चुकी थी और अब लोगों की आमदोरफ्त भी बढ़ गई थी। हलवाई की दुकानों पर ग्राहकों की खूब भीड़ थी। पहले दुकानें बंद थी, अब खुल रही हैं। अब ज़ाहिर सुबह लोग नाश्ता करते हैं तो हलवाई की दुकान पे भीड़ है। मनिहारी वालों की नुमाइशी चीज़, मनिहारी यानी एक स्टोर जिसको आप जनरल स्टोर कह लें, जैसे हर चीज़ मिल जाती है, जिसे आमतौर पे हम किराना स्टोर कहते हैं।
और वहाँ मिक्स चीज़ें होती हैं जी, कि नुमाइशी चीज़ें शीशे की अलमारी में लोगों को दावत नज़ारा दे रही थी, यानी वो जो डिस्प्ले लगाते हैं ना बाहर, यानी पता हो दुकान पे क्या कुछ है। और बिजली के तारों पर कई कबूतर आपस में लड़ रहे थे, मगर उस्ताद मंगू के लिए इन तमाम चीज़ों में कोई दिलचस्पी ना थी। वो नए कानून को देखना चाहता था, ठीक उसी तरह जिस तरह वो अपने घोड़े को देख रहा था कि घोड़े पे उसने नया जेवर कलगी पहनी हुई है। वो उस तरह चाहता था कि नए कानून में कोई चीज नजर आए, कुछ भी हो। मगर उस्ताद मंगू नए कानून के इंतजार में इतना बेकरार नहीं था जितना उसे अपनी तबीयत के लिहाज से होना चाहिए था। उसकी तबीयत में बहुत बेकरारी थी, लेकिन आज उतना बेकरार था नहीं। आज वो नए कानून को देखने के लिए घर से निकला था, ठीक उस तरह जिस तरह गांधी या जवाहरलाल नेहरू के जुलूस का नज़ारा करने के लिए निकला करता था। जी, ये आपको पता है बात अंग्रेजी दौर की हो रही है और उस वक्त आज़ादी की तहरीकें भी चल रही थी, ये ज़हन में रखिएगा। ठीक है जी। तो ये कांग्रेस के दो बड़े लीडर महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, जब इनके जुलूस हुआ करते थे वो इनको जुलूस देखने जाया करता था। अभी से पता लग रहा है वो कोई हिंदू है, क्योंकि मुसलमान तो ज़्यादा मुस्लिम लीग के जुलूस में आते थे। वैसे आपको पता हो कांग्रेस में भी बहुत से मुसलमान थे, लेकिन ज़्यादातर ज़्यादा हिंदू होते थे। तो वो नए कानून के बारे में क्या तासुर रखता है, वो आज इस तरह से घर से तैयार होकर निकला था नया कानून देखने, जिस तरह गांधी या जवाहरलाल नेहरू के जलसों को देखा था। गांधी एक तरह के हिंदुओं के रूहानी लीडर है, जवाहरलाल नेहरू जो बाद में भारत के पहले वजीर आजम भी बने। लीडरों की अजमत का अंदाजा मंगू हमेशा उनके जुलूस के हंगामों, यानी जिस लीडर के जलसे में हंगामा ज्यादा होता था, मंगू के नजदीक वो बड़ा लीडर होता था और उनके गले में डाले हुए फूलों के हारों से किया करता था। अगर कोई लीडर गेंदे के फूलों से लदा हो तो उस्ताद मंगू के नजदीक वो बड़ा आदमी था, और अगर किसी लीडर के जुलूस में भीड़ के बाईस दो तीन फसाद होते होते रह जाएं तो उसकी निगाह में वो और भी बड़ा लीडर था। अब वो नए कानून को अपने ज़हन में इसी तराजू में तोलना चाहता था, यानी जिस तरह उसने कुछ मयार बनाया हुआ था बड़े लीडरों का कि गले में बड़े बड़े हार होंगे और वो यूं हाथ लहरा रहे होंगे और दंगे फसाद होते होते रह जाएंगे, तो उसके ज़हन में कुछ ऐसा तस्वर था बड़े लीडर का। तो आज भी कुछ ऐसा ही वो तवक्को रख रहा था कि कुछ ऐसे ही मनाजर देखने में मिलेंगे नए कानून के वाले से, लेकिन ऐसा कुछ उसे नज़र नहीं आ रहा। अनारकली से निकलकर माल रोड की चमकीली सतह पर वो अपने तांगे को आहिस्ता आहिस्ता चला रहा था कि मोटरों की दुकान के सामने उसे छावनी की एक सवारी मिल गई। छावनी फौजी इलाका जहाँ फौजी दफातर या रिहाइश लाए होती है, इसको आप कैंट या कंटोनमेंट एरिया कहते हैं। ठीक है जी, मैं बल्कि लिख दूं साथ, जिसको हम आमतौर पे कैंट एरिया कहते हैं। ठीक है जी। तो उसने कहा चले ठीक है, कैंट एरिया में चलता हूँ, छावनी में चलता हूँ, शायद वहीं से नए कानून के बारे में कुछ पता चल जाए। किराया तय करने के बाद उसने अपने घोड़े को चाबुक दिखाया, चाबुक जो उसकी स्टिक होती है मारने के लिए, और दिल ही दिल में ख्याल किया चलो ये भी अच्छा हुआ, शायद छोनी से ही नए कानून का कुछ पता चल जाए। सॉरी, डिस्प्ले में नजर नहीं आ रहा था आपको। ठीक है जी। तो उसने अब वो लिया है और नए कानून को देखने के लिए निकल रहा है। वो नए कानून की मौजूदगी में म्यूनिसिपल कमेटी से तांगों के नंबर मिलने के तरीके पर गौर कर रहा था। देखिए, इंसान जो काम करता है, जितनी सोच होती है, मेंटेलिटी उसी के मुताबिक ही सोचेगा ना, जितनी मेंटेलिटी होगी उतना ही सोचेगा। तो अब नए कानून को अप्लाई किस तरह से कर रहा है, तांगों के ना नंबर अलाट होते थे पहले, अब तो नहीं होता। जिस तरह अपनी गाड़ियों पे नंबर लगवाते हैं, नंबर प्लेट लेते हैं, तो पहले अंग्रेज़ों के ज़माने में गाड़ियाँ नहीं, ज़्यादा तांगे ही होते थे और बड़े अमीर लोग भी तांगों पर ही सफ़र करते थे, तो ये तांगों के नंबर लगते थे बाकायदा। तो समझ रहे हैं, नया कानून होगा तो फिर तांगों पे नंबर भी दोबारा लगेंगे नए सिरे से। तो गौर व फिक्र कर रहा है कि नए नंबर किस तरह से लगेंगे। अब क्योंकि तांगा चलाता है तो उसकी सोच यहीं तक ही है।
ठीक है जी। वो नए कानून की मौजूदगी में म्यूनिसिपल कमेटी से तांगों के नंबर मिलने के तरीके पर गौर कर रहा था और इस काबिले गौर बात को आईने जदीद की रोशनी में देखने की सही कर रहा था, सही कोशिश। वो इस सोच विचार में गर्क था। म्यूनिसिपल कमेटी कहते हैं जी मकामी गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, यानी इधर तांगाओं के नंबर तो लोकल गवर्नमेंट ही अलाट करेगी ना। उसे यूं मालूम हुआ जैसे किसी सवारी ने उसे बुलाया है, यानी अपने ख्याल में गर्क जा रहा है, नए कानून में ये होगा वो होगा, नए नंबर लगेंगे तांगों के। तो उसको महसूस हुआ किसी ने बुलाया है। पीछे पलट कर देखने से उसे सड़क के उस तरफ दूर बिजली के खंबे के पास एक गोरा खड़ा नजर आया जो उसे हाथ से बुलाता था, यूं हाथ से इशारा करना और आवाज भी देना, और तांगे वाले एक स्टाइल होता है। जैसा कि बयान किया जा चुका है कि उस्ताद मंगो को गोरों से बेहद नफरत थी। जब उसने अपना ताज़ा गाह को एक गोरे की शक्ल में देखा तो उसके दिल में नफरत के जज्बात पैदा हो गए। पहले तो उसके जी में आई कि बिल्कुल तवज्जो ना दे और उसको छोड़कर चला जाए, मगर बाद में उसको ये ख्याल आया कि इनके पैसे छोड़ना भी बेवकूफ़ी है। कलगी पर मुफ्त में जो 14.5 आने खर्च किए हैं उनकी जेब से वसूल करने चाहिए, चलो चलते हैं। यानी नफरत तो ज़रूर करता है लेकिन पेट तो रोटी मांगता है ना। जाहिर है अंग्रेज़ जो होंगे वो ज़रा अच्छा किराया देते थे, यहाँ के लोग तो गरीब थे, किराया कम देते थे, तो बहरहाल वो अपना वो माली नुकसान, फाइनेंशियल नुकसान भी नहीं कर सकता था। ना चाहते हुए भी वो चल पड़ा। खाली सड़क पर बड़ी सफाई से तांगा मोड़कर उसने घोड़े को चाबक दिखाया, यानी यू टर्न लेना, वापस आना। और आंख झपकते ही यानी फौरन वो बिजली के खंबे के पास था जहां पर वो घोड़ा खड़ा हुआ था। घोड़े की बागें खींचकर, यानी जो रस्सा खींचते हैं घोड़े का, मतलब ताकि घोड़ा रुक जाए, उसकी ब्रेक लगाना, उसे तांगा ठहराया और पिछली नशिस्त पर बैठे बैठे घोड़े से पूछा, साहब बहादुर कहाँ जाना मांगता है? आंख झपकते ही बहुत जल्द साहब बहादुर यानी अंग्रेज को कहा जाता है, या कोई भी यूरोपियन हो या ऑफिसर हो तो उसको साहब बहादुर कहा जाता है। अंग्रेज हो सकता है, यूरोपियन हो सकता है, ठीक है जी। अच्छा, ये अंग्रेजी में हम तो मांगता कहते हैं ना, तो कहाँ जाना मांगता है, मतलब कहाँ जाना चाहते हो। अंग्रेज यूं बोलते थे कहाँ जाना मांगता है, तो वो क्योंकि अंग्रेज है तो उसी एक्सेंट में कह रहा है साहब बहादुर कहाँ जाना मांगता है, यानी वो उससे पूछ रहा है कहाँ जाना चाहोगे। नहीं बिठाना चाह रहा लेकिन पैसों का लाश भी नहीं करना चाह रहा। तो देखिए आगे कहानी किस तरह बढ़ती है। दूसरी वीडियो यहाँ पे कंप्लीट करते हैं पेज 86 तक। पहले पेज में हमने पहली वीडियो में हमने सफ़ा नंबर 82-83 पढ़ा और अब हमने 3 सफ़े पढ़े, 84, 85, 86। पेज नंबर 57 में आपसे तीसरी और आखिरी वीडियो में दोबारा मुलाकात होती है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।